2009 से मनाना शुरू किया। सुनिए अब अगला टॉपिक कौन सा है? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छी तरह से समझना। जिस तरह से मैंने आपको समझाया था ऊर्जा क्यों जरूरी है, उसी तरह से अब आपको समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो क्या होगा, है ना। सुनिए, परी का मतलब क्या होता है? हाँ, परी, पापा की परी नहीं, वो बड़ी वाली आती है ना, वो यूं होता है, वो ये होता है, ये परी है। परी का मतलब होता है चारों ओर। वहन का मतलब, वहन का मतलब लेकर घूमना। अब ये लेकर घूमना किसी व्यक्ति को भी, सामान को भी, लेकिन जनरली ये परिवहन जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल होता है वह यात्रियों और सामानों में भी सबसे महत्वपूर्ण है सामान। ठीक है, यात्री तो अपना रास्ता खुद न खुद बना ही लेगा, लेकिन सामान अपना रास्ता खुद न खुद नहीं बनाता। अगर कोई गांव का है, उसको शहर आना है, सड़क नहीं है, यातायात नहीं है, पैदल आ जाएगा। सामान खुद ही निकल के आएगा कि मेरे को ग्राहक तक जाना है, नहीं होता ना। तो इस वजह से परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। अपन के राजस्थान में मुख्यतः परिवहन देखने को मिलते हैं, एक तो सड़क, दूसरा रेल, तीसरा वायु, और चौथा जल, पांचवा पाइपलाइन। आदमी को नहीं बेचते इसमें, यूं नहीं कि 55 से डाला गुजरात से बाहर निकाला, नहीं। पाइपलाइन में तेल जाता है, कच्चा माल, ये भी ध्यान रखना। काफी बार अपन यूं सोचे कि यहाँ से एक तरफ से आदमी को डालेंगे, दूसरी तरफ से आदमी निकलेगा, नहीं। पाइपलाइन, ये मुख्य तो 5 तरह के परिवहन है। अब सुनना, देखो परिवहन क्यों जरूरी है, पहले तो ये आपको समझना बहुत जरूरी। अगर ये समझ में आ गया तब तो ये टॉपिक ऊर्जा की तरह आसान है। अगर ये समझ में नहीं आया परिवहन क्यों जरूरी है, तो भले ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, अपन ये रटते रहेंगे कि इतने हवाई अड्डे हैं, इतने सड़कें हैं, इतने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुनो, अपन के भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे उद्योग है। ठीक है, उद्योगों को शुरू करना बड़ी बात है। अपन ने अध्याय 3 के अंदर पढ़ा था, अध्याय 4 के अंदर पढ़ा औद्योगिक विकास, है ना। अपन ने एमएसएमई की बात की थी, अपन ने उद्योगों को शुरू किया, अपन ने सरकार ने उद्योग शुरू करने वालों को लोन दिया एमएसएमई के तहत, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, बताया था ना। 25 लाख पर 8% है, 5 करोड़ पर 6% था, 10 करोड़ पर 5% था। इतना सब कुछ होते हुए मैं एक व्यापारी हूं, मैंने उद्योग शुरू किया, उद्योग शुरू हो गया मेरा। अब उद्योग शुरू होने के बाद मैंने माल तैयार किया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेरा तैयार माल है ना, वह ग्राहकों तक पहुंचे। अगर ग्राहकों तक नहीं पहुंचेगा तो मेरे तैयार माल की कोई कीमत है क्या? नहीं है। और ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की। ठीक है, मतलब अगर राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर देना है तो अपन जनरली इस्तेमाल करते हैं सड़क और रेल का। ठीक है, लेकिन अब अपन भारत से बाहर सोचने लगे। भारत से बाहर अपन को माल भेजना है, भारत आउट ऑफ इंडिया, तो या तो आउट ऑफ इंडिया में भेजूंगा वायु से या भेजूंगा जल से। लेकिन मैंने आपको बताया वायु के अंदर अगर मैं अकेला फ्रांस जाऊं तो मेरी टिकट पड़ती है 15 से 20 हजार रुपए। और सोचो अगर मेरे जैसे 30-35 कार्टून मैंने फ्रांस भेज दिए तो मेरी कमाई तो ईस्वी के अंदर मारी जाएगी कि 25,000 रुपए, 20,000 रुपए एक कार्टून का लग गया, और 20 कार्टून भेज दे तो मेरे 4 लाख का बिल है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जनरली अपन वायु परिवहन का माल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? जल का। ठीक है, देखो अगर परिवहन बढ़ेगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अध्याय 1 के अंदर मैंने आपको जीएसडीपी बताया था, वो बढ़ेगा। जीएसडीपी बढ़ेगा तो आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला था एनएसडीपी बट्टा कुल जनसंख्या। सुनो, प्रति व्यक्ति आय क्या थी? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, वह थी एनएसडीपी बट्टा कुल पॉपुलेशन। बात समझ में आ गई? और एनएसडीपी क्या थी? जीएसडीपी माइनस हास बट्टा पॉपुलेशन। ठीक है, और जीएसडीपी क्या थी? जीएसडीपी थी कि आपके राज्य की सीमाओं के भीतर जितनी वस्तुएं उत्पादित होगी और जितनी
सेवाएं उत्पादित हो, उसका अंतिम मूल्य, ये मैंने समझाया था ना। तो अगर उद्योग बढ़ेंगे, परिवहन बढ़ेगा, जीएसडीपी बढ़ेगा। अगर ऊपर वाला चीज बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो इस वजह से अपन जोर देते हैं परिवहन पर, ठीक है। एक मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल बताता हूं। देखो क्या होता कि हम लोग जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग की तैयारी के समय आप लोगों को पता है कि अपन को आईआईटी नीट क्लियर करना पड़ता है ना। और इसमें क्या होता है कि एंट्रेंस सबसे मुश्किल होता है। आईआईटी कॉलेजों के अंदर प्रवेश बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको इंडिया के टॉप लिस्टों के अंदर आना पड़ता है, तब जाकर आपको आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चंडीगढ़, दिल्ली ऐसी कॉलेजें मिलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि कोचिंग जाना पड़ता है। तो हम लोग भी 12वीं पास किए, हम लोगों ने बोला कोचिंग जाना है, तो कोचिंगों के अंदर अपन को पता है कि पूरे भारत के अंदर एक कोटा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन कोटा की स्थिति कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर बच्चे हैं ना, प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं। तो घर वालों को पता था माहौल क्या है, तो घर वालों को पता था माहौल क्या है। तो माहौल पता होता है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे करो अपने आसपास के क्षेत्र में ही कहीं कोचिंग कर लो। आसपास के क्षेत्र में अपन अगर बाड़मेर से बाहर निकलेंगे तो बड़ा शहर आता है जोधपुर, है ना। तो जोधपुर चले, जोधपुर उस समय क्या उभर रहा था इस कोचिंग के मामले में, तो हम लोग जोधपुर चले गए। अब जोधपुर के अंदर क्या था कि ऐसा नहीं था कि आज की तरह कोचिंग डेवलप थी, आज से 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर एक कोचिंग शुरू हुई थी, तो उस समय जो टीचर फेमस हो जाता ना, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उनका नाम बहुत चलता और सब बच्चे उनसे पढ़ना चाहते। तो एक ऐसा कोटा के एक टीचर थे, वो अपनी कोचिंग संस्थान चलाते थे कोटा के अंदर। तो कोटा के अंदर चलाते थे, तो जोधपुर वाले कोचिंग वालों ने उनसे संपर्क किया कि सर आप ऐसे करो, आप हमारे यहाँ पर आके पढ़ो। तो उसने बोला कि भाई मेरा खुद का वेल स्टेब्लिश बिजनेस है कोटा के अंदर, मैं कोटा के अंदर मेरे बढ़िया से बैच चल रहे हैं, तो मैं जोधपुर क्यों आऊँ, और जोधपुर आऊँगा तो मुझे कोटा वाला काम बंद करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सर आपको आना पड़ेगा। बीच में से एक रास्ता निकाला, उन्होंने बोला कि मैं सुबह सुबह एरोप्लेन से जोधपुर आऊँगा, वहाँ पर क्लासेस लूँगा, दोपहर में मैं वापस निकल जाऊँगा और शाम को वापस कोटा के अंदर क्लासेस लूँगा, ठीक है। जब वो भाई जोधपुर आए तो वो जो कोचिंग नई नई स्टार्ट हुई थी ना, वो एकदम से प्रॉफिट पे चली गई, और इतनी प्रॉफिट पे चली गई उसने 1 साल के अंदर भयंकर मुनाफा कमा कर दिया, है ना। और ये भयंकर मुनाफा किसकी वजह से कमा कर दिया, वायु परिवहन की वजह से। वो सर आते सुबह 6 बजे वहां से रवाना होते, 7 बजे यहाँ पहुंचते, आधे घंटे के अंदर नाश्ता वास्ता क्या 7:30 बजे क्लास में, 11 साढ़े 11 बजे क्लास फ्री करते, और क्लास चलती 8-8 7-7 फ्लोर पर, एक जगह पढ़ाते, बाकी जगह बाउंसर खड़े रहते माइक लेकर, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। 6 स्टोरी पर बच्चे बैठते एक साथ, लगभग 3-3 साढ़े 3-3 हजार बच्चे होते थे, वो सर पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। 11 बजे क्लास फ्री करते, 11:30 खाना वाना खाया, 11:30 वापस एयरपोर्ट पर गए, फ्लाइट पकड़ी, 1 बजे कोटा 1 बजे पहुंचे, 1:30 बजे वहां से क्लास शुरू की, रात को 9 बजे तक क्लास लेते। तो अगर वायु परिवहन नहीं होता तो मुझे बताओ कि इतना सब कुछ संभव हो पाता, नहीं। इसी वजह से परिवहन की इतनी बड़ी भूमिका है, समझ में आई। अगर परिवहन है तो कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, अपने आप बड़ा हो जाता है। अगर उससे कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर वो क्षेत्र बहुत कमजोरी रहता है। आप देखो बाड़मेर, एक एग्जांपल और देता हूँ, मुझे बताओ कि बालोतरा वाला है कोई व्यक्ति, ठीक है, बालोतरा वाले को कार लेनी है, वहां पर कार का शोरूम नहीं है बालोतरा में, बाड़मेर में है और जोधपुर में है। तो बताओ बालोतरा वाला कार लेने के लिए बाड़मेर जाएगा कि जोधपुर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि जोधपुर जितनी दूरी, बाड़मेर जितनी दूरी सेम ही है, लेकिन बाड़मेर पीछे की तरफ है और जोधपुर आगे की तरफ। तो इस वजह से बाड़मेर का इतना विकास नहीं हो पाया जितना बालोतरा का विकास हो गया, क्योंकि बालोतरा में कनेक्टिविटी बहुत कम है। बाड़मेर से जो ट्रेनें अन्य शहरों की तरफ जाती है वो बहुत नगण्य मात्रा में जाती है, लेकिन जोधपुर से देखो आप, जितनी कनेक्टिविटी बॉम्बे की, पूना की, चेन्नई की, इन सब की है, उतनी कनेक्टिविटी बाड़मेर की नहीं है। तभी बाड़मेर अभी अंडर डेवलप है, समझ में आई बात। अगर बाड़मेर से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी ना, बाड़मेर से अभी तक अपन ने एयरपोर्ट की घोषणा सुनी है, अभी तक हुई नहीं है, अब जब हो जाएगी, कर देंगे, तब बाड़मेर का विकास और ज्यादा होगा। तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी, और इस कनेक्टिविटी के लिए अपन टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं, परिवहन। बात समझ में आ गई।
अब अगली बात आती है, मैं सबसे पहले बात करता हूं सड़क की। किसकी बात करता हूं? सड़क की। सड़क अपन बोलते हैं कि बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है, और अपन भारत में जो सड़क का जन्मदाता बोलते हैं वो बोलते हैं शेरशाह सूरी को। किसको बोलते हैं? आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो शेरशाह सूरी पढ़ा होगा। मुगल काल के दौरान शेरशाह सूरी आया था, ठीक है। उसने एक रोड का निर्माण किया, उस रोड का नाम था जीटी रोड। क्या नाम था? जीटी मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। और भारत की जो सबसे लंबी सड़क है ना, वो यही है। भारत की सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। ये शुरू हुई थी उस समय काबुल से। काबुल का है अफगानिस्तान। काबुल से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, भारत होते हुए बांग्लादेश तक जाती थी। और बांग्लादेश में उस समय एक बंदरगाह हुआ था चटगांव, चटगांव तक जाती थी। आप सोचो, इतनी लंबी सड़क 4 देशों को जोड़ती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो ये भारत की पहली सड़क थी, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। इस कारण अपन बोलते हैं कि भारत में जो सड़कों का जन्मदाता है वह कौन है? शेरशाह सूरी। अब काफी बार है ना, आप लोग अगर कहीं ट्रैवलिंग वगैरह की हो तो आपने इस तरह के माइलस्टोन बहुत बार देखे होंगे। ये देखो, इस तरह के देखे। अगर कोई नहीं देखा होगा ना तो ये तो देखा ही होगा, या फिर ये तो देखा ही होगा। पीला वाला तो देखा ही है, बाकी कोई देखेगा नहीं है। अब जो सड़कें होती है ना, वो सड़कें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बनाता है या एक संस्था बनाती है, या एक तरह की सड़कें होती है। अपन के भारत में जो प्रमुख सड़कों के प्रकार है वह 4 है। एक तो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH, एक होता है राज्य राजमार्ग SH, एक होता है जिला सड़क जिसको DH बोलते हैं, और एक होती है ग्रामीण सड़क जिसको RH बोलते हैं। सुनिए क्या होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे आप लोग बाकी कहीं नहीं गए हो या कहीं नहीं समझो तो आपने NH68 का नाम तो सुना होगा। सुना NH68? ये NH68 अगर आपको शिव जाना है, जैसलमेर जाना है तो आप लोग NH68 का यूज करते हो। और NH68 जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर तक जाती है। अहमदाबाद अगर आप जाते हो तो आप NH68 का उपयोग करते हुए निकलते हो। ये NH है, मतलब नेशनल हाईवे। अगर आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हो तो उसके कॉर्नर में जो पत्थर लगा हुआ आएगा ना, वह कॉर्नर में पत्थर हमेशा कौन सा लगा हुआ आएगा? पीले कलर का, ठीक है। और इसका निर्माण करता है NHAI। कौन करता है? NHAI। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये पूरा का पूरा काम देखता है राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाना। अब आजकल क्या हो गया? आजकल ये सिस्टम हो गया कि आजकल सरकारों के पास पैसा नहीं है। देखो, सड़क बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। बाद में बरसात आ जाती है, सड़क टूट जाती है, तो सड़क क्या लोग क्या करते हैं? आजकल सरकार ने एक नया मोड निकाला। उस मोड का नाम है PPP मोड। P मतलब पब्लिक, P मतलब पब्लिक, P मतलब प्राइवेट, और P मतलब पार्टनरशिप, ठीक है। तो PPP मोड है। इसमें क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब मैं सरकार हूं, ये जनता, ये अडानी है, बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं इसके पास गया कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, कुछ पैसा हम लोग दे देंगे, तो कुछ पैसा आप दे दो। तो ये बोलेगा कि दे तो दूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि व्यापारी आदमी अपना फायदा सोचेगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि हम लोग अपना पैसा लगा देंगे, आप वहां पर टोल टैक्स लगा लो। किसकी स्थापना करो? टोल टैक्स की। आप किसकी स्थापना करो? टोल टैक्स। तो आपने जितना पैसा लगाया प्लस उस पर जितना ब्याज होता उतना, जब तक पैसा वसूल नहीं होता आप टोल टैक्स लगाकर उसका पैसा वसूल करते हो। समझ में आई? तो इस वजह से क्या लगे होते हैं? टोल टैक्स। आप लोग कभी गाड़ियों से या यात्रा वगैरह की हो तो आप लोगों को पता चला होगा कि 60 रुपए 70 रुपए इतना टोल टैक्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वो सड़कों की मरम्मत करते हैं, या फिर जिन्होंने पैसा लगाया है वो पैसा वापस वसूल करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। एक तो ये हो गया NHAI। एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, तो इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होता है। लेकिन उसका निर्माण NHAI नहीं करती, उसका निर्माण करता है BRO। कौन करता है? BRO, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। ये क्या करता है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किसका निर्माण करता है? राष्ट्रीय राजमार्गों। बात समझ में आ गई? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के लिए 2 संस्था, एक तो NHAI और एक BRO, ठीक है। जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग है उसी तरह से राज्य राजमार्ग भी होते हैं, ठीक है। ये राज्य राजमार्ग ये रहे, और इन राज्य राजमार्गों का निर्माण कौन करती है? राज्य सरकार करती है। कौन करती है?
इसका निर्माण कौन करेगी? इसका निर्माण करेगी भारत सरकार और इसका निर्माण करेगी राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार ने ये काम एक संस्था को दे रखा है और उस संस्था का नाम है रिडकोर। क्या नाम है? रिडकोर। रिड मतलब आर मतलब राजस्थान, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, डी का मतलब डेवलपमेंट और COR का मतलब कॉरपोरेशन। राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। तो राजस्थान में राज्य राजमार्गों का निर्माण ये वाली संस्था करती है। अगर आप किसी रोड पर जाओ और वहां पर अगर हरा पत्थर लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ लेना कि यह सड़क कौन सी है? राज्य राजमार्ग। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, अब तीसरी सड़क, कभी आप बाड़मेर से बाहर गए हो या बाड़मेर के अंदर एंटर किया हो। अगर बाड़मेर से बाहर गए हो तो आप लोगों ने एक हरा बोर्ड लिखा दिखा होगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। अगर आपने बाड़मेर में एंटर किया है तो आपने देखा होगा कि थार नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। किस किसने देखा? सबने देखा। तो वो जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड के जब आप अंदर की तरफ एंटर करते हो और जिस सड़क पर आप लोग चलते हो उस सड़क को अपन बोलते हैं जिला सड़क। क्या बोलते हो? जिला सड़क, सिटी रोड। और उसका निर्माण या तो नगर पालिका करेगी या नगर परिषद करेगी या नगर निगम करेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये होती है सिटी रोड। उसका जो पत्थर होता है वो होता है काला। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे बाड़मेर के अंदर जिला मुख्यालय की सड़कें हैं, है ना। जैसे आपने सिंधी चौराहे का नाम सुना है ना। इसका नाम सिंधी चौराहे क्योंकि सिंदरी को जोड़ता है ना। तो जो रोड सिंदरी को उस बाड़मेर के जिला मुख्यालय से जोड़ेगी, गांव को जोड़ रही है जिला मुख्यालय से। जैसे आपने चौटन चौराहे का नाम सुना है। चौटन चौराहे क्या है? चौहटन को जोड़ती है बाड़मेर से। तो जो सड़क गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ती है उस सड़क को अपन बोलते हैं ग्रामीण सड़क। क्या बोलते हैं? ग्रामीण सड़क। और उस ग्रामीण सड़क का जो पत्थर होगा वो कौन सा होगा? लाल। इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण या तो ग्राम पंचायत करेगी या पंचायत समिति करेगी या जिला परिषद। और इन तीनों के बारे में मैंने आपको अध्याय 3 के अंदर समझाया था। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई जिसके अंदर सरपंच बैठता है, पंचायत समिति इससे ऊपर की इकाई जिसके अंदर प्रधान बैठता है, और जिला परिषद उससे और ऊपर की इकाई जिसके अंदर जिला प्रमुख बैठता है। ठीक है, तो उसका निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण वो लोग करेंगे। ठीक, अब देखो क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि सरपंच होता है ना, उस सरपंच की तनख्वाह कितनी होती है? 5 से 6 हजार। लेकिन ठरके मंत्रियों से कम नहीं होते। क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि मान लो आपके गांव के अंदर कोई सड़क सैंक्शन हो गई कि इस सड़क का निर्माण करवाया जाना है। अब सड़क सैंक्शन हुई, सड़क के पैसे आते हैं 1 करोड़ 50 लाख। तो ये जो पैसा आता है ना सड़क के निर्माण का, वह पैसा किसके पास आता है? सरपंच के पास। आ गए 1 करोड़ रुपए, आ गए 50 लाख रुपए। अब इसमें सड़क का निर्माण किया नहीं किया, कितना किया, वो मैं जानूं, सरपंच जाने। हम वही बात। तब वो फॉर्च्यूनर मेंटेन करते हैं, आईफोन मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण सड़कों का निर्माण कौन करती है? स्थानीय सरकारें करती है, सरपंच है, जिला प्रमुख है, पंचायत समिति। ठीक है, सिटी सड़कों का निर्माण कौन करता है? नगर निकाय। स्टेट हाईवे का राजस्थान सरकार और नेशनल हाईवे का चलो, अब इतना मैंने आपको समझाया। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाकर बताइए कि राजस्थान में इन 4 सड़कों में से कौन सी सड़कें हैं जिनकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी? आराम से सोचकर फिर जवाब देना। राजस्थान में ऐसी कौन सी सड़कें हैं जिनकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी? और कोई कारण बताओ, ग्रामीण की क्यों होगी? गांव ज्यादा है या राष्ट्रीय राजमार्ग? चलो 1 नंबर ग्रामीण सड़क। चलो 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर कौन सी सड़कें आएगी? स्टेट हाईवे या जिला सड़क? 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। चलो सवाल अगर इस तरह से दे, राजस्थान में सड़कों को उनकी लंबाई के
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लंबाई के बढ़ते क्रम। बताओ, आप बताना। नेशनल हाईवे, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर रूरल। ये आंसर एकदम सही है, और ये सवाल RS-प्री के अंदर एक बार पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैं कहाँ से समझा कर लेकर आया और कहाँ तक मैंने आपको कंक्लूड किया, ये क्वेश्चन आ रखा था, इस वजह से मैंने इतना कंक्लूड किया आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे लंबी जो लंबाई की सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़क है। क्यों ग्रामीण सड़क है? क्योंकि अपन के राजस्थान में गांवों की लंबाई बहुत ज़्यादा है, गांवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब गांव ज़्यादा है ना, तो उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें भी ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़क, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद नेशनल हाईवे। मोटे मोटे तौर पर देखोगे ना, तो एक जिसमें अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मुख्य मुख्य नेशनल हाईवे आपको ध्यान रखना है 10-12। ठीक है, NH मुख्य मुख्य 10-12 ये NH 48 है, NH 52 है, NH 68 है, NH 11 है, NH 44 है, NH 27 है, ये मुख्य मुख्य है। और अगर आप स्टेट पर जाओगे ना, तो स्टेट के इतने हाईवे हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है, ना तो ध्यान रखने। ठीक है, जिला सड़क की भरमार पड़ी है, प्रत्येक जिले में जिला सड़क है, और प्रत्येक गांव में क्या है, ग्रामीण सड़क। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वह टॉपिक महत्वपूर्ण होता है जो संख्या में कम है, और संख्या में कम कौन सा है? नेशनल हाईवे। ठीक है, अब देखो नेशनल हाईवे का नामकरण होता है ना, नामकरण, वो नामकरण कैसे होता है? पहले क्या होता था कि मेरे को नाम जचा 2 नंबर, फिर 3 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर तो 4 नंबर, 6 नंबर तो 6 नंबर। आजकल 2010 के बाद क्या सिस्टम कर दिया, एक नियम बना दिया। नियम ये बना दिया, अगर कोई भी सड़क अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है तो वह हमेशा और हमेशा सम संख्या में होगी। कौन सी संख्या में? सम संख्या में। और अगर कोई भी सड़क पूर्व से पश्चिम जा रही है तो वह और हमेशा विषम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं? जिसमें 3 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। विषम में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है ना। तो सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, सुनना, अब उत्तर से दक्षिण वाली कौन सी? सम संख्या में, और पूर्व से पश्चिम वाली विषम संख्या। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, NH 68 दिया ना। NH 68 जैसलमेर को, बाड़मेर को, सांचौर को जोड़ती है। अब मुझे बताओ, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर पूर्व से पश्चिम है कि उत्तर से दक्षिण है? जैसलमेर उत्तर से पश्चिम कौन सा होता है? अरे ये यूं जा रही है, यूं, अरे ये यूं है, यूं। NH 68 ये उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण है तो सम संख्या में होगी कि विषम संख्या में? सम संख्या। तो इसका नाम क्या? NH 68। एक बात और समझाता हूं, आप लोग पढ़ते हो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 48 नहीं है, 44। बहुत बढ़िया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वह है NH 44। ठीक है, ये NH 44 उत्तर में है श्रीनगर और दक्षिण में है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु। और श्रीनगर, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है वो। ठीक है, तो उसको जोड़ता है। तो NH 44 भारत का नक्शा ये रहा है ना, श्रीनगर को जोड़ेगा कन्याकुमारी से। तो ये उत्तर से दक्षिण है या पूर्व से पश्चिम है? तो मतलब ये सम संख्या में होगा कि विषम संख्या में? तो इसका नंबर क्या है? NH 44। अब आपको पूछता है कि इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या जानते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। गलियारा मतलब कुछ नहीं, कॉरिडोर होता है जिसके इधर उधर मतलब दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ क्या होता है? उद्योगों का विकास होता है। ठीक है, तो ये कॉरिडोर है। तो NH 44 राजस्थान से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा, हाँ गुजरेगा। और गुजरेगा तो वह राजस्थान के एकमात्र जिले से गुजरता है, उस जिले का नाम है धौलपुर। पेपर में हजारों बार आया हुआ है, RS तक के पेपर में आया हुआ है कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? आंसर क्या आएगा? धौलपुर। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा NH। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, भारत का दूसरा सबसे लंबा NH कौन सा है? NH 27। NH 27 है, मतलब कौन सी संख्या है? विषम है क्या? हाँ विषम है। 2 का भाग पूरा नहीं जाता तो है, पूरा नहीं जाता। ठीक है, तो NH 27 विषम है तो उत्तर से दक्षिण के पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। अब ये यहाँ पर है पोरबंदर, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था,
और ये खींचेगा उसको सिलचर तक, और सिलचर है असम के अंदर। कहां पर है असम? ये रहा असम। गोली क्या, बंदूक के आकार का है। किसके आकार का? बंदूक के आकार का, असम। तो वहां तक खींचेगा। तो ये भारत का दूसरा सबसे लंबा एनएच है, NH 27, जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये राजस्थान से गुजरेगा? हाँ गुजरेगा, ये राजस्थान से गुजरेगा। इसकी एंट्री होगी यहां से, सिरोही से। ये सिरोही से एंटर होते हुए उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद मध्य प्रदेश, है ना, फिर वापस चित्तौड़गढ़, फिर कोटा और बारां से निकलेगा। समझ में आई? और एक बात और, यहां से आ रहा है NH 44, यहां से NH 44 आ रहा है, और यहां से NH 27 आ रहा है। ये NH 44 और ये NH 27 आगे जाकर यहां पर मध्य प्रदेश में झांसी नामक स्थान पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? झांसी। समझ में आई बात? तो आपको मैंने ये पैटर्न क्यों बताया, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण जाएगा सम संख्या में, पूर्व से पश्चिम जाएगा विषम संख्या में। ठीक है। अब आर्थिक समीक्षा की बात करूं, सुनो, कुछ तथ्यों की बात करता हूं। तथ्यों की बात ये करता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद हुआ था 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 हुआ था। हाँ ठीक है। तो उस समय हमारे भारत में जो कुल सड़कों की लंबाई थी वह थी मात्र और मात्र 13,000 किलोमीटर। कितनी थी? 13,000। और आज चल रहा है 2024, और 24 में अपन ने सड़कों की लंबाई की 3 लाख किलोमीटर। कितने वृद्धि की? देखो 3 लाख, पहले कितनी थी? 13,000। तो कहां 13,000, कहां 3 लाख। ठीक है। देखो 1949 में सड़कों की लंबाई है 13,000, और अब मार्च 2023 की बात करूं तो है 3 लाख के आसपास। ठीक है। ये सड़क घनत्व है ना, ये याद करना पड़ेगा। पेपर में सीधा सवाल पूछते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, ये याद करना पड़ेगा। 8818। कितना है? 8818। ठीक है। अब ये लंबाई मैंने आपको बताई, ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है, क्रम महत्वपूर्ण है ना कि किलोमीटर। मतलब यूं नहीं है कि थे यूं किलोमीटर याद करने बैठ जाओ, नहीं। देखो सबसे लंबी सड़क कौन सी है, दिख रही है? कितनी है? 1,91,000। और कोई डेटा है क्या 1,91,000 का? नहीं है। ठीक है। उसके बाद जिला सड़क, जिला सड़क है। देखो इन दोनों ने, ये दोनों एक ही है, मुख्य जिला सड़क और अन्य जिला सड़क। मुख्य जिला सड़क जो जिले के अंदर है और थोड़ी सी बाहर है तो अन्य जिला सड़क। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 नंबर पे आ जाएगी, आ जाएगी। 3 नंबर पे राज्य राजमार्ग, और राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र और मात्र कितना है? 10,000। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, राज्य सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये सड़क की मुख्य मुख्य बातें, और ये 2-3 योजनाएं वो मैं कल समझाऊंगा। ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वह सड़कों पर चलने वाले वाहनों की आती है, और उन वाहनों में भी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। किसकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि जो वर्तमान में चलता है उसके पेपर आते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सरकार ने एक नई नीति जारी की 2022 में, और इस नीति को कब जारी किया गया? 31 अगस्त 2022। इसकी प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। ये बहुत बार महत्वपूर्ण है, आपको पेपर में सवाल आएगा, राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। आपको ये नीति लिखनी पड़ेगी। समझ में आ गई? चलो हेडिंग डालो, सड़कें, और लिखना शुरू करो। हाँ, परिवहन में आप 5 प्रकार लिख लो। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन, रेल, सड़क, वायु, जल और पाइपलाइन। अब सबसे पहला 1 नंबर लिखो आप, सड़क। और ये ऐसा कैसा, फटाफट लिखो कॉपी के अंदर।
ये मत लिखना क्रम महत्वपूर्ण है ना कि किलोमीटर, है ना। हाँ। राजस्थान के आर्थिक समीक्षा राजस्थान की है कि भारत की? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 10,000 ही होंगे। जो NH 44 है ना, वो NH 44 की कुल लंबाई लगभग 4-4.5 किलोमीटर है। हम आ गई। हाँ, जो राष्ट्रीय है ना, देखो जैसे यहां पर मैंने तुलना की है, देखो सड़क घनत्व राजस्थान का 8.18, भारत का कितना है 165। ये तुलना है। अब 4-5 दिन और कंटिन्यूएशन में अगर क्लास आ जाती है ना, अपन का ये मेजर पोर्शन निपट जाएगा आर्थिक समीक्षा का। क्या हो गया? ये देखो, सड़क घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर का एरिया है, उस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितनी सड़क है, ठीक है। अगर अपन राजस्थान की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके अंदर 88 किलोमीटर की सड़कें हैं, ठीक है। अगर मैं ये राजस्थान की बात, भारत की बात करूंगा तो भारत में 165 किलोमीटर है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है 200, इसका मतलब यह है कि राजस्थान के 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या कितनी है 200। तो यहां पर 88.18 है, तो मतलब राजस्थान के अंदर जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर जो सड़कों की लंबाई है वो कितनी है 88 किलोमीटर। समझ आ गई? और भारत में है तो 165 है। ये क्रम अच्छे से ध्यान रखिएगा भाइयों, पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है इस क्रम की। चलो अब एक पॉइंट लिखिए नीचे, अगली क्लास रीजनिंग की है, समझ में आ रही है रीजनिंग? राजस्थान में सड़कों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान में सड़कों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान में सड़कों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैडम आप बताना, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप बताओ मैडम। हाँ, पहला कौन सी सड़क आएगी? ग्रामीण। दूसरी जिला। तीसरी हाँ राज्य। चौथी राष्ट्रीय। आप बताओ मैडम। हाँ यही है, आप बताओ। सही है। मैंने सवाल क्या दिया? बढ़ते हुए क्रम। और आप लोग जो क्रम बोल रहे हो वो कौन सा है? घटते हुए। आंसर सामने है, दिमाग यहीं पर है, लेकिन फिर भी गलत है। ये होती है गलतियां पेपर में। मैंने सोचा एक ने गलत किया होगा, फिर दूसरे ने पूछा, इसने भी बोला वही है, तीसरे को पूछा तो तीसरे बोला वही है। समझ में आई बात? ये होती है कॉमन सेंस की गलतियां। समझाने के बाद, लिखने के बाद फिर भी वही गलती आती है, तो वह समस्या आपके लिए है बहुत बड़ी।
और मुझे पता है कि गलतियां कहाँ होती है, इस वजह से पेपर वालों को भी पता होता है कि गलतियां कहाँ होती है, और वही पेपर में सवाल आते हैं। लिखो क्रम। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, फिर 3 नंबर जिला सड़क। अलग अलग बांटा हुआ है, कुछ नहीं, आप एक साथ ही लिखो जिला सड़क, और चौथा लिखो ग्रामीण सड़क, चौथा लिखो ग्रामीण सड़क। समझ में आ गई? अब ये जो आपने क्रम लिखा है ना, उसके सामने एक कॉलम बना के और लिख लो माइलस्टोन का रंग। क्या लिखोगे? माइलस्टोन का रंग। माइलस्टोन का रंग। माइलस्टोन मतलब ये पत्थर होता है ना, उसको माइलस्टोन बोलते हैं। माइलस्टोन का रंग। जहां आपने राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा है उसके सामने कौन सा रंग लिखोगे? पीला। लिखो माइलस्टोन का रंग। राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने पीला, राज्य राजमार्ग के सामने हरा, राज्य राजमार्ग के सामने हरा, जिला के सामने काला, और ग्रामीण के सामने लाल, ग्रामीण के सामने लाल। ये है इनके माइलस्टोन के रंग। पेपर में आते हैं, बहुत बार माइलस्टोन का रंग पूछते हैं या फिर लंबाई पूछते हैं, कुछ भी सवाल पूछे, यहां तक जो मैंने समझाया है वहां तक 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा हरा है? नीला। ये तो हरा ही दिख रहा है। ठीक है, कौन सा रंग है? हरा। ठीक है, चलो बाकी अपन कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी बातें। आ रही है समझ में? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके समझ से बाहर है? नए वाले विद्यार्थियों को खास तौर पर मैडम आपने आ रही है, लड़कों में बताओ आई? पीछे तुम लोगों तक ध्यान बहुत कम जाता है मेरा, क्योंकि आ गई कोई माइंड भ्रष्ट करने वाले हैं तो माइंड भ्रष्ट हो ही जाता है मेरा इधर से उधर, पीछे तक पहुंचते पहुंचते। पीछे आ रही है सबको समझ में? आपको आई? पीछे सबसे लास्ट लाल आ रही है? पढ़ना घर पे जाके, आप लोग भी है ना, घर पे जाके कुछ चीजें पढ़ा करो। कोई सवाल आए तो लेकर आया करो, और क्लास को इंटरेक्टिव रखा करो, वरना मैं पढ़ाता जाता हूं, आप लोग पढ़ते जाते हो। ठीक है, तो पूछा करो कुछ सवाल।